बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि आज क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से एक तकरीब में ख़िताब किया गया है। उनका जो ख़िताब है उससे कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं और सामने आई हैं और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, यानी मैं क्या सोच रहा हूँ। ये मैं अपने प्रोफेशनल काम को करते हुए तो शायद नहीं बता पाता, लेकिन जब किसी जगह पे मुझे खुलकर बात करने का मौका मिलता है, अपनी बात सुनाने का मौका मिलता है, तो तब लोगों को आइडिया हो सकता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसी तरह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस सिचुएशन से आजकल गुजर रहे हैं, उस माहौल में उनका एक कॉन्फ्रेंस से जो ख़िताब है, ये जस्टिस कार्नियल कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे उन्होंने ख़िताब किया है। और इस ख़िताब में कम से कम जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं या जिन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पे जो कुछ उन्होंने बोला तो पता चल जाता है कि एक्चुअली मामला किस तरफ जाएंगे। एक तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो बातें की, पहले वो आप सुन लें। उन्होंने कहा कि हमें आइन पर अमल दरामद करना होगा। नंबर एक, आइन पर अमल दरामद करना होगा। साथ में उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आइन पर अमल करने के अलावा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। अदालतों के फ़ैसलों की इखलाकी हैसियत होती है। जब सच्चाई से गुरेज़ किया जाए तो इंसाफ से गुरेज़ किया जाता है, चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं। उन्होंने जस्टिस कार्नियल कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों के हुकूक़ के उन्वान से खिताब किया था और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम अपने सीनियर जस्टिस कार्नियल को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। जस्टिस कार्नियल मुजस्सम इंसाफ थे, उन्हें कानून समेत दूसरे बहुत से उलूम पर कमाल हासिल था और उनकी ज़िंदगी जजेस के लिए एक मिसाल है। आला तरीन इदारों से उन्होंने तालीम हासिल की। जस्टिस कार्नियल के बारे में उन्होंने बातचीत की। उसके बाद अक़लियतों के बारे में बातचीत की कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, अक़लियतों का ख्याल रखना, इस बारे में ये सारी चीज़ें बताईं। फिर उन्होंने कहा कि अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल हैं और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसले करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। यानी जहाँ पे इंसान के बुनियादी हुकूक का मामला आएगा या शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला आएगा, जैसे कि उनका वोट का हक़ है, जैसा कि उनका तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, जैसा कि उनका तालीम का हक़ है, जैसा कि उनके बहुत सारे और हुकूक हैं, इंसानी हुकूक हैं, तो वहाँ पे अदालत का एक रोल होता है और ये रोल अदालत को अदा करना पड़ता है। इस बारे में वो कह रहे हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे बुनियादी हुकूक के अंदर, बुनियादी फ़राइज़ के अंदर शामिल है और बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। अदालतों के फ़ैसले की इखलाकी अथॉरिटी होती है। अदालती फ़ैसला चैलेंज ना हो तो ये हतमी फ़ैसला बन जाता है। आइन की पासदारी के लिए सियासी जमातों की सपोर्ट में मौजूद हैं। बसूरत दीगर हमारा फ़ैसला मौजूद है। अब आ जाएँ 90 रोज़ में इलेक्शन के मामले पर। एक तो वो कह रहे हैं कि आइन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आइन के मुताबिक सबको चलना पड़ेगा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। बीच में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ जजेस की जल्द रिटायरमेंट का हवाला भी दिया। यानी अगर इस नहज पर भी मामला जाता है तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा दिखाई दे रहा है, या इससे आप ये अख़ज़ कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उनकी ये नौकरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे उनका बरकरार रहना, वो इसको अहमियत उतनी नहीं दे रहे जितनी अहमियत वो कानून और इंसाफ को और आइन की सरबुलंदी को दे रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस को ये लगता है कि अगर आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जो मैंने इससे अखज़ किया है, ज़ाती तौर पे अपनी हैसियत में बात कर रहा हूँ, जो मुझे लगा वो ये है कि चीफ जस्टिस ने दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा है कि आइन के ऊपर वो अमलदारी को यकीनी बनाएंगे और आइन के ऊपर ही सबको अमल करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ये करवाएगी। अदरवाइज़ उन्होंने मिसाल दी कि जजेस जल्दी रिटायर भी हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी नौकरी को भी दांव लगाने पर तैयार हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सीट है उसको भी दांव पर लगाने के लिए मुमकिना तौर पर तैयार हैं अगर वो आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात केस के हवाले से कहा कि हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फ़ैसला मौजूद है।
अगर ये किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो इनको हम सपोर्ट दे सकते हैं, अदरवाइज हमारा फैसला मौजूद है और 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए और इसी फैसले में मॉरल अथॉरिटी होती है। आईनी तौर पर हमारे पास 90 दिन में इलेक्शन करवाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो हमें इस पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये किसी की चॉइस की बात नहीं है बल्कि आइन की बात है। कम शरह ख्वानदगी के सबब मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग मिला, ये तसद्दुक़ हसन जलानी साहब ने कहा, लेकिन चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो आइन के साथ कमिटमेंट है उनकी, वो आपके सामने आ रही है कि वो आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही फ़ैसला देंगे। और इस किस्म के सेमिनार्स में या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आपको आइडिया हो जाता है कि जजेस किस तरफ जा रहे हैं। काजी फ़ायद ईसा साहब को आप अक्सर सुनते रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। बल्कि काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए तो ये मामला बहुत मुश्किल इसके लिए है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले वो एक मुतनाज़ तरीन जज बन चुके हैं और उनको मुतनाज़ बनाने में किसी और का हाथ नहीं है। उनकी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ हैं और इसके अलावा उनके जो करीबी लोग हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनको बहुत पसंद करती हैं, वो सब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को दिन रात मुतनाज़ बनाने पर तुले हुए हैं। उधर एक और तस्वीर है, मैं आपको दिखा देता हूँ और ये एक्सप्रेस पे न्यूज़ छपी है। मेरा इस पर अपना एक एनालिसिस है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ये दो मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा हैं, अफ़गानिस्तान के और चीन के। ये आर्मी चीफ से मिले हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा चिंग किंग और अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की अलग-अलग मुलाकातें हुई हैं, जिसमें सी पैक, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और ख़ित्ते में क़याम अमन पर तबादला ख्याल किया गया और बामी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ के हवाले से आगे खबर है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान किस दिन तरक्की करेगा और किस दिन आगे बढ़ेगा, जब ये मुलाकातें आर्मी चीफ को नहीं करनी पड़ेंगी या आर्मी चीफ जब ये मुलाकातें नहीं कर रहे होंगे। यानी उनका क्या काम है वजारत ख़ारजा के मामलात के अंदर आकर मुलाकातें करने का? गैर ज़रूरी ड्यूटी है जो उनके ज़िम्मे पड़ी हुई है और इस ड्यूटी से जितनी जल्दी पाकिस्तान के इदारे जान छुड़ा लेंगे उतना बेहतर है। ये काम सियासतदानों का, वजारत ख़ारजा का और वहाँ मौजूद लोगों का है। वो ये काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब तक मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ़ काम करते रहेंगे जो उनका नहीं है तो ये कन्फ्यूजन रहेगा। आर्मी चीफ का अपना काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको संभालना है। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस का मामला है, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रखने का मामला है। दुश्मन एजेंसीज जो है वो कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पे पाकिस्तान में डाल रही हैं, उनको रोकने का मामला है। तो उनका तो महाज बहुत बड़ा है। ये जो चीज़ें हैं ये जिनके करने की हैं, ये उनको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। वजारत ख़ारजा को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि आर्मी चीफ को मुदाखलत ना करनी पड़े और वो अपना काम खुद से करे। और इसी तरह से वजारत दाखिला अपना काम करे, वजारत ख़जाना अपना काम करे। आर्मी चीफ को ताजरों से ना मिलना पड़े, बिजनेस कम्युनिटी से ना मिलना पड़े, आर्मी चीफ को बाहर से आने वाले लोगों के साथ मुलाकातें ना करनी पड़े। तो बिल्कुल इररेलेवेंट करना चाहिए आर्मी चीफ को, वो सिर्फ अपने काम तक महदूद रहें और जो बाकी इदारे वो अपना अपना काम करें। जो आर्मी का इदारा है वो सिर्फ अपना काम करे। ये तस्वीर हम पिछली कई दहाइयों से देख रहे हैं। हमने देखा कि हमेशा आर्मी चीफ को पाकिस्तान में समझा जाता है कि यही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के फ़ैसले करते हैं और बदकिस्मती से ये होता भी रहा है। लेकिन इस सिलसिले को रुकना चाहिए और मौजूदा आर्मी चीफ इसमें पहला कदम उठा सकते हैं। वो ये अनाउंस कर सकते हैं कि हम किसी भी दूसरे महकमों के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। खारजी मामलात हैं, दीगर जो मामलात हैं वो आप जाने, आपका काम जाने। हमें जो इनपुट दी जाएगी उसके मुताबिक हम अपनी ड्यूटी करेंगे, अपना काम करेंगे। इजाफी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनको कंधों पे ऊपर डालें। जो इजाफी जिम्मेदारियां फ़ौज ने अपने कंधों पर उठाई हुई हैं उनको उतारें और उतार के उनके कंधों पर डालें जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, ताकि वो अपना काम करें और उनको जिम्मेदारी उठाने की आदत पड़े। ये जब तक अपना कंधा आप देते रहेंगे तब तक वो अपने कंधों को इतना मजबूत नहीं कर पाएंगे कि वो इन जिम्मेदारियों को उठाएं। लिहाजा सारे इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के अपना अपना काम करें। मुझे यही कहना था। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, अगर कोई दिफाई नुक्ता नज़र से मामलात हैं तो वो और उनकी टीम देख सकती है। डिफेंस सेक्रेटरी हैं, बाकी लोग हैं। तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा पहुँचे हैं जी बरतानिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर हैं तो आम मामला तय किए जा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ वहाँ पर मौजूद थे उसमें एक होटल में
और वहाँ उन्होंने अपना मनपसंद मीडिया बुलाया, एक आधे सहाफ़ी को छोड़ के ज़्यादा वो मनपसंद लोग ही थे, उनको बुलाया। और ये सहाफ़ी ऐसे हैं, आप यकीन करें कि मैं एक दिन ये सोच रहा था कि जो सवालात ये नवाज शरीफ से पूछते हैं, क्या नवाज शरीफ अपने आप से खुद वो सवाल शीशे में देखकर पूछ सकता है? मुझे ऐसा लगा कि नवाज शरीफ को खुद शर्म आ जाएगी कि यार ये किस तरह के भोंगे सवालात हैं जो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। यानी अजीबोगरीब किस्म के सवालात होते हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ खुद से खुद ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता कि उनको भी लगेगा कि यार ये कौन सी सहाफ़त है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ बरतानिया में पूरी सहूलतकारी फराहम की जाती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को, एक आधे को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, फिर भी उसको मैं मार्जिन दे देता हूँ। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब के पास होटल में बुलाया गया, तो वो मीठे मीठे सवाल कर रहे थे जी कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ जो है वो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं, नवाज शरीफ दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है इसका मदावा कैसे होगा, उनको इंसाफ, अच्छे अच्छे सवाल, ताकि ख्वाजा साहब का मूड जो है वो बरतानिया में अच्छा रहे। तो ख्वाजा साहब से जब वो अच्छे अच्छे सवाल कर रहे थे तो वहाँ पर एक बुरा आदमी आ गया और उसके हाथ में मोबाइल कैमरा था। उसने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया जैसे इन्होंने किया हुआ था, और वो हर सवाल का जवाब देना शुरू हो गया। जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को कब गिरफ्तार करेंगे और कब पकड़ेंगे, तो उसने कहा नवाज शरीफ का बाप भी नहीं पकड़ सकता। यानी वो हर चीज़ के अंदर बोलना शुरू हो गया। ये जहाँ जाएंगे इनको इस सूरत का सामना करना पड़ेगा। इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अवाम ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और रजीम चेंज के नतीजे में जिन लोगों को मुसल्लत किया है उनको रद्द कर दिया है। लोग अब शक्लें भी नहीं देखना चाहते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इतने गुस्से में? मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया का टूर करके आप देख लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत, मैं 10% लोगों की बात नहीं कर रहा, 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी पार्टी से नाराज़ हैं। ये बेचारे बाहर जाते हैं, खुलकर फिर भी नहीं सकते, लोगों से मिल भी नहीं सकते, जिस तरह के हालात का इन्हें सामना करना पड़ता है। उधर एक अंदरूनी खबर आई है जी PMLN की, कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो मुलाकात की है लंदन में, वहाँ पे क्या चीज़ें तय हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इमरान खान साहब से मनसूब एक दो खबरें हैं। वो कह रहे हैं कि 28 मई को यौम तकबीर का एक दिन होता है जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे, जिसका बटन नवाज शरीफ साहब दबाने से डर रहे थे, और फिर पाकिस्तान के एटमी साइंसदान ने खुद जाकर वो बटन दबाया था। नवाज शरीफ साहब क्योंकि घबराहट का शिकार थे कि मैं ये बटन नहीं दबा सकता, तो वो जो एटमी धमाके हुए थे पाकिस्तान के, उसमें यौम तकबीर का एक दिन है जो पाकिस्तान में होता है। उस दिन वो कह रहे हैं जी अपनी इंतखाबी मुहिम का हम अपना आगाज़ करेंगे 28 मई को, और उसके बाद फिर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात एक ही दिन होंगे और उसमें इल्तबा हम नहीं करवाएंगे। तो अगर ये बजट दिया ना वफाकी हुकूमत ने, तो फिर ये इलेक्शन लड़ने के काबिल कभी नहीं रहेंगे। चाहे 28 मई को आगाज़ कर लें, चाहे 14 अगस्त को आगाज़ कर लें, जब मर्जी, या 6 सितंबर को आगाज़ कर लें, जब मर्जी अपनी कंपेन का आगाज़ कर लें। ये कंपेन का आगाज़ ही करेंगे, रोला डालेंगे, गालियां देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, धांधली करेंगे, सब कुछ करके देख लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्शन जीतना इनके लिए इसलिए ख्वाब बन जाएगा क्योंकि ये अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ चुके होंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान में शानदार इस्तकबाल और रैली की वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, इमरान खान साहब ने, कि डेरा इस्माइल खान में 75 इस्तकबालिया मकामात के साथ अली अमीन गंडापुर की रैली बहुत बड़ी है, जिसमें शिरकत बहुत एनर्जेटिक लोगों ने की है और 20 किलोमीटर तक लोग उसकी गाड़ी के साथ पैदल चलते रहे हैं। जेल और ज़ेर हिरासत तशद्दुद के ज़रिए नज़रियात का खून नहीं किया जा सकता। फस्ताई या फस्तायत अपने हथकंडों से कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की हमारी तहरीक को तक़वियत पहुँचा रही है, बजाय इसके कि हमारी तहरीक कमज़ोर हो। जो आप जुल्म कर रहे हैं या फस्तायत आपकी है, उससे तहरीक ज़्यादा ताकत पकड़ रही है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों का, रैलीज़ का एक शेड्यूल तैयार कर दिया है और अब वो मैदान में उतरने लगे हैं। उनका पूरा इन्हिसार इस बात पे है कि पब्लिक उन्हें कितने ज़्यादा वोट डालती है। वो पब्लिक के वोटों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, अपनी मकबूलियत के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैलकुलेशन के ऊपर जा रही हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आजकल देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको देखने का, कि आसिफ अली जरदारी के बारे में जब हम कोई बात करते हैं या बिलावल के बारे में, तो डिफेंड करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का सोशल मीडिया और तहरीक लब्बैक का सोशल मीडिया और PMLN का सोशल मीडिया, ANP का सोशल मीडिया, वो सारे आ जाते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाता है। नून लीग का कोई स्कैंडल लेकर आए या कोई चीज़ लेकर आए तो उनको डिफेंड करने के लिए पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब की पार्टी, ANP, ये सारे आ जाते हैं।
इवन फजलुर रहमान के लोग भी और तहरीक लब्बैक के लोग भी वहाँ पे आके डिफेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, फजलुर रहमान की कोई बात हो जाए तो पीपल्स पार्टी उनको डिफेंड कर रही होती है। यानी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो मैंने कभी नहीं देखा कि ये सारे लोग जो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, अब ये एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पे बेचारे दस्तों गिरबान है अवाम के साथ, और अवाम की तादाद सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी है कि ये सारे रल मिल के भी काउंटर नहीं कर पा रहे। उधर एक मौलाना निगार है मर्दान में, उसने नाज़िम सईद नामी एक सियासतदान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकामी सियासतदान है, उसके बारे में तकरीर में कुछ ऐसे जुमले बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे, गलत बात की, और ये कहा कि ये शख्स, उसके बारे में कहा कि पैगंबर के दर्जे से कंपेयर किया। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि एक तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है जो मौलाना निगार ने की थी, उसे गिरफ्तार करके सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन उस शख्स को डंडों से, पत्थरों से और मार मार के वहीं पे कत्ल कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जिस शख्स के बारे में उसने बात की थी, नाज़िम सईद, वो वहीं पे मौके पर खड़ा हुआ था और उस शख्स ने उस मौलाना को मना किया बार बार कि ये मत करो, ये मत करो, और बाद में उनसे माइक ले लिया। तो मौलाना ने जो किया उसके बाद जो लोगों का रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने है, लेकिन गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, और ये चीज़ें जो हैं खुद कानून को हाथ में लोगों को नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तलत हुसैन साहब ने, कुछ और सहाफ़ियों ने ये मामला उठा के तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो पैगंबर वाला मामला है इसको इमरान खान के साथ जोड़ दिया ले जाके। वो अपने मुंह से इशारा करके बता रहा है कि मैं इस बंदे के बारे में बात कर रहा हूं। जिस बंदे के बारे में बात कर रहा है वो बंदा मना भी कर रहा है कि ये ना करो बात, ये गलत बात है, और इन सहाफ़ियों ने उठा के उसको इमरान खान के साथ जोड़ दिया और इमरान खान को इवन कत्ल करने का मशवरा इस किस्म का दिया गया, लिखते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इस फितने को हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, काटने का टाइम आ गया है। ये तलत हुसैन साहब ने और दीगर लोगों ने कारनामा किया है। तो इस लेवल तक कोई लोग चले जाएंगे बोझ में और ज़ाती अनाद के अंदर कि वो अब जान से खेलेंगे और इसके लिए मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान में कानून मौजूद है, लेकिन एक शख्स के करने को दूसरे शख्स के गले में डाल देना जो वहाँ मौजूद ही नहीं है, और जो मौजूद है वो भी रोक रहा है, तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और बड़ी गिरी हुई हरकत है जो की जा रही है। जैसे पहली हरकत काबिल मज़म्मत है तो ये भी काबिल मज़म्मत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।